नमस्कार साथियों, मैं हूं वाईडी और आप देख रहे हैं ये खास सीरीज जिसका नाम है कामयाबी सीरीज। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है इस महत्वपूर्ण सीरीज में। 1000 प्रश्नों की श्रृंखला और इसमें आप सब ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये 1000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज है और इस सीरीज में आपने अब तक जितने प्रश्न किए हैं बहुत ही गुणवत्ता वाले सवाल किए हैं। अब इनसे आगे की बात करते हैं। कुछ नए प्रश्नों के साथ मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने, आपका दोस्त वाईडी। चलते हैं, प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। आज की कक्षा का पहला सवाल हो उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि चैनल आपको ठीक लग रहा है, क्लासें आपको अच्छी लग रही हैं, तो क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर कक्षा का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप उस कक्षा का लाभ ले सकें। दोस्तों, कक्षा यदि आपको अच्छी लगती है तो आप जितने भी आपके सोशल अकाउंट्स हैं उन पर सब पर शेयर करें। ये हमारे लिए अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा, ताकि हम लगातार मेहनत करें और आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा के सवालों पर। और आज की कक्षा का ये पहला सवाल है, देखिएगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द कहते किसे हैं? पहली बात, विशेषण का पता होना चाहिए कि विशेषण क्या है। तो विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। सिंपल बात है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। अब यहाँ पर वो शब्द आपको ढूंढना है जो या तो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताने लायक शब्द हो। तो रूप नहीं, ये रूप किसी की विशेषता नहीं बता सकता। रूप अच्छा सुंदर होना, बुरा होना, ये तो विशेषता होता है। दुख ये अपने आप में एक संज्ञा शब्द है, यानी संज्ञा है। और सुंदर, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, तो ये विशेषण है। देखिएगा, ये क्या है? विशेषण है। क्रोध ये भी एक संज्ञा है। क्रोध संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। यस और नो दोस्तों? यस। और ये दुख भी कैसी है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और रूप भी क्या है? संज्ञा ही है। और कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन ये सुंदर शब्द जो है ये विशेषण के रूप में प्रयोगित होता है, यानी कोई विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द है। कैसे है वो मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूँ आपको। देखिएगा जरा। मान लीजिए आपके सामने लिखा हो, क्या लिखा हो सर? आपके सामने लिखा हो कि सुंदर लड़का, सुंदर लड़का या सुंदर कन्या। तो ये कन्या तो है संज्ञा और ये सुंदर है इसकी विशेषता बतलाने वाला, इसलिए इसको बोलोगे आप विशेषण। क्या बोलोगे? विशेषण। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी, सुंदर। यस और नो? यस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए सॉरी, अगला सवाल हमारे लिए ये रहा। देखिएगा, निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है। सवाल पर आपको ध्यान रखना है, कहाँ है पूछता है और कहाँ नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर भी आपका ध्यान हो तो आप बेहतर कर सकते हैं। कैसे सर? आपको शब्द युग्म पूछा और पहला तो एक वचन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए दोस्तों? दूसरा होना चाहिए बहुवचन। ये सिंपल सी बात है, आपको पता हो कि एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है, और ये सही सही जोड़ा कौन सा नहीं है, ये पूछा है ना, नहीं है, सुमेलित। देखिएगा सर बताएं। गली और गलियां, गली एक वचन और गलियां इसका बहुवचन, ठीक है। किताब और किताबें, ये भी एक वचन और बहुवचन। आंसू, नो 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 माय डियर, नो। आंसू तो अपने आप में बहुवचन ही होता है। आंसू कभी भी एक वचन नहीं होता। आंसू है, प्राण है, ये सदैव बहुवचन शब्द होते हैं। हस्ताक्षर है, ये सदैव क्या होते हैं? बहुवचन शब्द होते हैं। आंसू कभी भी एक नहीं हो सकता। तो आंसू, इसका ये जो रूप आपने बना रखा है यहाँ पर, ये गलत है। आंसू अपने आप में बहुवचन है, आंसू कभी भी एक नहीं आ सकता। तो आंसू तो निकलते हैं, निकलता नहीं है, ठीक है। तो आंसू अपने आप में क्या है? बहुवचन है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, अध्यापक एक वचन और अध्यापक गण। गण लगाने से, ये गण शब्द जोड़ने से
अध्यापक, कई अध्यापक हो गए हैं, तो ये हो गया इसका बहुवचन। यस और नो दोस्तों? इसलिए इसका सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, करेक्ट है। चलिए अगला सवाल ये रहा, देखिए बिना समय जाया किए दोस्तों मैक्सिमम आप सवालों पर चलते रहें। सवाल बहुत प्यारे प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत स्तरीय हैं, बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं। इन सवालों को आप बहुत ढंग से देखते हुए चलें, समझते हुए चलें, ताकि आपकी हर परीक्षा आसान हो जाए। बस फटाफट भर गई, बस फटाफट भर गई वाक्य में किस क्रिया विशेषण, नोटेड, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करने लायक पॉइंट है, क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? थोड़ी देर पहले यानी पहला जो सवाल था हमारा वो था विशेषण का, और अब आया है क्रिया विशेषण का। तो क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, और देखें यदि आपको पूछा जाता है कि क्रिया किसे कहते हैं, तो क्रिया वह शब्द होता है जो किसी कार्य के होने का बोध कराए, जो किसी कार्य के होने का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? क्रिया। अब देखेंगे आप, बस फटाफट भर गई, तो भरना तो क्या है? क्रिया है। भरना कोई कार्य हो रहा है ना, ये भर शब्द है, ये आपको बता रहा है कि कोई काम हो रहा है, तो भरना तो क्रिया है। और फटाफट भर गई, ये फटाफट शब्द है, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। सर कौन कौन से भेद होते हैं जरा बताइएगा। देखें दोस्तों, 4 भेद होते हैं, सीधे लिखे पड़े हैं आपके सामने। एक रीतिवाचक होता है, एक स्थानवाचक होता है, एक परिमाणवाचक होता है और एक कालवाचक होता है। ये टॉपिक जो है क्रिया विशेषण वाला टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन अंदाज में हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपको शॉर्ट में मैं बता रहा हूं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण उन क्रिया विशेषणों को कहते हैं कि क्रिया किस ढंग से हुई है, किस तरीके से हुई है, कैसे हुई है, जो काम हुआ है वो कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, किस ढंग से हुआ। अगर इस बात का बोध कराए, क्रिया के इस तरीके का बोध कराए, उन शब्दों को तो कहते हैं रीतिवाचक, रीति, ठीक है, ढंग। और यहाँ पर देखिएगा, यदि क्रिया के होने के स्थान का बोध कराए तो उसे कहते हैं स्थानवाचक। जैसे जयपुर जाओ, तो जाना तो क्रिया है, जाओ, ये तो जयपुर, ये जाओ, जाओ तो क्या है? क्रिया। और कहाँ? जयपुर, जयपुर क्या है? स्थान। तो ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यस और नो? यस। यहाँ लाओ, वहाँ रखो, तो रखना तो क्रिया है और वहाँ क्या है? स्थान है। तो ये क्या बन जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर सुनिएगा परिमाणवाचक। कितना खाओगे, तो खाना तो क्रिया है और कितना परिमाण है उसका, कितनी मात्रा में खाओगे, तो ये उसका परिमाण है। यस और नो? तो ध्यान रहे ये परिमाणवाचक होता है। और आपका कालवाचक का मतलब हुआ क्रिया के होने के समय का बोध कराए, क्रिया कब पूरी हुई, कि कब आओगे, कब जाओगे, कब खाओगे, कब नहाओगे। तो ये कब 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 जो लगाया है, ये है क्रिया के होने का समय, कि कल आना, परसों जाना। तो कल और परसों शब्द जो हैं ये काल का बोध करा रहे हैं। और किसके काल का बोध करा रहे हैं? क्रिया के होने के काल का बोध करा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे जो क्रिया विशेषण होते हैं उनको बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। अब आपको देखो फटाफट, इसका आंसर क्या, इसका सवाल क्या बनता है? कैसे हुई, कैसे भरी बस, फटाफट। और कैसे का आंसर आता है यदि आपके पास सीधा, लॉजिकली बात है, सीधा आपके पास में अगर कैसे का आंसर आ जाए तो समझ लेना वह कौन सी क्रिया विशेषण का रूप है? रीतिवाचक। तो इसका सही उत्तर है जो है दोस्तों रीतिवाचक, ऑप्शन ए, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो सवाल है वो ये रहा आपके लिए। बेहतरीन सवाल है दोस्तों। राम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है और वाक्य किस पुरुषवाचक सर्वनाम का है? पुरुष 3 होते हैं, यहाँ पर रखे हैं सीधे सीधे, देख लीजिएगा। एक होता है ये प्रथम पुरुष, इसमें नहीं होता है, संस्कृत में होता है, इसमें केवल उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। तो इसको तो काट ही दीजिए, ठीक है।
अब बाकी 3 पर बात करते हैं। उत्तम पुरुष वाक्य में जो वक्ता होता है, कहने वाला होता है, उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। और श्रोता, सुनने वाले को कहते हैं मध्यम पुरुष, बिचौलिया। और जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष। तो यहाँ पर देखिए, राम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। हमने इस वाक्य पर ध्यान दिया तो हमें पता चला कि राम मेरे सामने नहीं है। नहीं तो मैं कहता राम तुम बहुत अच्छा खेलते हो, तुम बहुत अच्छा खेलते हो, तो ये तो हो गया जी मध्यम पुरुष। और मैं कहता मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, तो मैं बोलने वाला ही, तो ये हो गया उत्तम पुरुष। लेकिन बात यहाँ पर राम की है और राम हमारी बातें सुन नहीं रहा है, ये कोई अन्य है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, अन्य पुरुषवाचक। यस और नो? यस। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, देखिएगा, बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान रहे, ये बिल्लू तो होता नहीं है। ये तो आपने देखा हुआ है, ये फिल्मी दुनिया में चलता है, बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, ये है नहीं। तो फिर क्या है? ये बिल्लार के किसी किसी स्थान पर बोला जाता है, लेकिन है नहीं, बिल्लार है नहीं इसका सही आंसर। तो क्या है सर? इसका सही उत्तर है बिल्ली का जो पुल्लिंग होता है वो होता है बिलाव। क्या होता है दोस्तों? बिलाव। तो ये तो बड़ी कॉमेडी वाली सी बात थी कि बिल्ली का हमें पुल्लिंग पूछा है, तो बता देंगे, सबको पता भी है। लेकिन इसमें गच्चा मत खा जाइए दोस्तों। बिल्लार किसी स्थान पर, स्थानीय भाषा के पुट के आधार पर बिल्लार भी कहा जाता है, लेकिन सही देखा जाए तो वो बिल्लार नहीं होता, बिलाव होता है। ये सुनो, यस। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है आपका वो ये रहा दोस्तों, क्या तुम जा रहे हो वाक्य में किस पुरुष का प्रयोग हुआ है? अब ये लो, पुरुष का फिर से सवाल आया है आपके सामने। पुरुष आप रट के जाइएगा, पुरुष को समझ के जाइएगा, पुरुष को आत्मसात करके जाइएगा। परीक्षा में जब बैठोगे तो आपसे मुलाकात करेगा एक सवाल पुरुष का, याद रखिएगा, हर परीक्षा में इसे आगे रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, हाँ, पुरुष 3 होते हैं हिंदी में, प्रथम होता नहीं है। तो सर, तो फिर मध्यम होता है, उत्तम होता है और अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जो बोलने वाला होता है। और मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जो सुनने वाला होता है, श्रोता होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात, इसीलिए तो तुम बोलूँगा। नहीं तो मैं बोलता वह जा रहा है, नहीं सुन रहा होता तो वह जा रहा है। तो तुम सुनने वाले हो, तो सुनने वाले को लिए हम कौन सा पुरुष काम में लेते हैं? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक। इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, ओके। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, बेहतरीन सवाल है। क्या सवाल है सर? बताएं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? जब आप हिंदी ही पढ़ रहे हैं तो बहुत ही सरल भाषा में पढ़ें। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से भी सवाल बन रहे हैं। देखो, लिंग हिंदी में 2 ही होते हैं और संस्कृत में होते हैं 3। तीसरा जो लिंग होता है नपुंसक लिंग, उसका यहाँ पर कोई योजक या कोई योजना उसकी नहीं है। तो हमारे यहाँ तो मतलब हिंदी में तो लिंग 2 ही होते हैं, या तो पुल्लिंग है या तो स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, सुनिए। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के पहचान के लिए आपको कि उस शब्द को वाक्य में प्रयोगित करके देख लेना है और फिर आपको आसानी से उसका अंदाजा लग जाता है। तारिका स्त्रीलिंग है, हिंदी पढ़ी जाती है, पूर्णिमा आती है या होती है, लेकिन दही जमाया जाता है। दही जम गया, दही जम गया, गई नहीं। इसलिए इसका जो सही उत्तर बनेगा, यानी पुल्लिंग शब्द जो है वो इसमें कौन सा है? दही। यस और नो दोस्तों? कई जगह दही देना, दही रखी है, कई जगह ऐसे बोल देते हैं, जबकि ये अशुद्ध बात है। दही रखी नहीं होता है, होती है, दही रखा होता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो दही एक क्या है? पुल्लिंग शब्द है हिंदी की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। ये रहा अगला सवाल आपके लिए। भारत कई वर्षों तक अंग्रेजों के डैश यानी खालिस्तान
रिक्त स्थान, रहा, उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द इनमें से ढूंढना है जो नीचे है। तो अराधीन कोई शब्द ही नहीं होता है। अर यानी तो चट्टान होता है, और अधीन चट्टानों के अधीन नहीं, ये कैसा भी शब्द नहीं बन रहा है, इसके लिए इसको तो काट दो। और आधीन और अधीन में दिक्कत आएगी आपको। स्वाधीन का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, इसका अर्थ तो क्या होता है दोस्तों, स्वतंत्र होता है। स्वाधीन यानी अपने अधीन, स्व का मतलब स्वयं के, और अधीन का मतलब स्वयं के ऊपर नियंत्रण में। सुनिएगा, तो ये स्वतंत्र का पर्यायवाची है। अब बचा आपके पास में क्या, आधीन और अधीन। तो आधीन सही है कि अधीन सही है, इनमें से आपको रखना है अधीन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका सही जो अप्रोप्रिएट यहाँ पर रिक्त स्थान भरा जाएगा वो किससे भरा जाएगा, पढ़िएगा फिर। भारत कई वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहा। कैसे रहा, अधीन रहा। उचित शब्द के लिए आपने जो है रिक्त स्थान भर दिया है। चलिए, और अगला सवाल ये रहा, आपका इंतजार कर रहा है, बेहतरीन है, और आपसे बेहतरीन तो नहीं है, आप बेहतरीन हैं, आप ज़्यादा अच्छे हैं। सुनिए, यह आजकल ज़्यादा बोलती नहीं है, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। देखो दोस्तों, यह सर्वनाम यह इसमें बताना है आपको, क्योंकि और तो कोई सर्वनाम है ही नहीं। यह आजकल ज़्यादा बोलती नहीं है, बोलती नहीं, किसी बालिका के बारे में बात हो रही है। यह आजकल ज़्यादा बोलती नहीं है, बोलती नहीं है, इसका मतलब ये कोई ना कोई प्राणी है। क्या है, प्राणी है। फीमेल को जानवर भी हो सकता है, तो उसके लिए भी बोलती नहीं है, कि हमारी गाय आजकल ज़्यादा बोलती नहीं है। बोलती नहीं मतलब रंभाती नहीं है, लेकिन ये तो सीधा सीधा प्राणी पर आता है। प्राणी यानी कोई स्त्री के लिए हो सकता है, किसी बालिका के लिए हो सकता है। अब आपको क्या जांच करना है कि ये जो यह शब्द है, ये सर्वनाम किस प्रकार का है। सर्वनाम के भेद होते हैं दोस्तों, और भेदों में एक निश्चयवाचक होता है, एक अनिश्चयवाचक होता है, और एक पुरुषवाचक होता है। आप ध्यान रखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उनके बारे में तो जब सर्वनाम का टॉपिक हमारा कोर्स में चलेगा, तब मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से खोल करके एक एक बात पर ले चलूँगा। लेकिन यहाँ पर हाल फिलहाल समझिए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। मतलब सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, और उनमें से एक प्रकार हमें पूछा है किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। निश्चयवाचक यह वह शब्द तो आते हैं निश्चयवाचक में, यह और वह, ये निश्चयवाचक में आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह वह तब आते हैं जब बात किसी निर्जीव वस्तु की हो, जब बात किसी निर्जीव वस्तु की हो। यह तो दोस्तों क्या है, यह तो बोलती नहीं। बोलती मतलब प्राणी, प्राणी मतलब मनुष्य, और मनुष्य मतलब पुरुष। और अब ध्यान दो, यह सुनी नहीं रही है हमारी बात। कोई सुनने वाला तो यहाँ है, और वो उधर खड़ा है या खड़ी है, और हम बोल रहे इसे, यानी मैं बोलने वाला तो कौन हुआ, बोलने वाला तो हुआ उत्तम पुरुष। आप यानी सुनने वाले कौन हुए, आप हुए मध्यम पुरुष। और वह कौन हुआ जिसके बारे में, यह कौन है, यह तो अन्य है, मैं, आप और यह अन्य। तो ध्यान रहे, यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का जबरदस्त उदाहरण है दोस्तों। इसमें कोई दो राय, कोई संदेह, कोई शंका, कोई संशय नहीं है। क्लियर है, यस और नो दोस्तों, यस। बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत प्यार से पढ़ रहे हो, बहुत आनंद भी आ रहा है। मुझे भी बहुत आनंद आता है आपको अध्ययन करा करके दोस्तों। और आपके कमेंट, जब मैं बहुत अच्छे अच्छे कमेंट देखता हूँ, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट देखता हूँ, तो अभिभूत हो जाता हूँ। वास्तव में मेरा मन करता है कि आप सब प्यारे बच्चों का, प्यारे दोस्तों का आपका नाम लूँ, और नाम लेकर के आपको पुकारूँ। मैं अपना दोस्त आपको मैंने माना हुआ है। यहाँ पर देखिएगा आगे, गुड़िया का बहुवचन शब्द होगा, गुड़िया का बहुवचन। तो दोस्तों, गुड़िया का बहुवचन करने के लिए आपको गुड़ियों नहीं करना है, गुड़ियाँ करना है। और ये केवल चंद्र बिंदी लगने मात्र से ही क्या बन गया है, बहुवचन बन गया है। जैसे चिड़िया एक शब्द होता है दोस्तों, और चिड़िया एक वचन है। चिड़िया क्या है, एक वचन है, और चिड़िया क्या है, बहुवचन है। बस इस पर चंद्र बिंदी लगने मात्र से ये क्या बन गया है, बहुवचन। वैसे ही गुड़िया के ऊपर चंद्र बिंदी लगते ही ये क्या बन जाएगा, बहुवचन। तो इसलिए ऐसा सही उत्तर इसके लिए कौन सा है,
ऑप्शन बी। ये देखो गुड़िया नहीं है, और ये गुड़ियाएं ये भी नहीं है, और गुड़ियों ये भी नहीं है। तो ये है इसका सही उत्तर कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ रुक करते हैं। सवाल है अनिवार्य का विलोम शब्द है। अनिवार्य, अनिवार्य कहते किसे हैं पहले तो ये समझो, और फिर उसके बाद में इसका विपरीत अर्थ देने वाला शब्द ढूंढ लेना। ढूंढ भी लेंगे, बहुत आसान भी है। क्या सर बताएं? अनिवार्य, ए और निवार्य, ए और निवार्य दो चीजें हैं। और यहां पर देखिएगा ए का अर्थ होता है नहीं, नहीं, और निवार्य का मतलब होता है निवारण। क्या दोस्तों? निवारण यानी रास्ता। आप समझे इस बात को, थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा कोई कार्य जिसका कोई और रास्ता नहीं है, जिसका कोई और निवारण नहीं है, उसका निवारण नहीं है, आपको वह करना ही होगा। जो काम आपके लिए बाध्यकारी होता है, जिसको आप निश्चित रूप से करोगे, वह होता अनिवार्य। जैसे आप जब 11th 12th में होते हैं तो आपके लिए दो प्रकार के विषय होते हैं, एक वैकल्पिक विषय और एक अनिवार्य विषय। आप कंपल्सरी जिसको बोलते हो आप अंग्रेजी, कंपल्सरी इंग्लिश। तो कंपल्सरी मतलब लेनी ही पड़ेगी आपको, आपकी इच्छा पर नहीं डिपेंड करता है वो कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं नहीं, आपको वह लेनी ही पड़ेगी। और एक होते हैं वैकल्पिक, आप जाकर के 11th में चूज करते हैं, आपके ऊपर छोड़ा जाता है कि आप क्या लेना चाहते हैं, बायो लेना चाहते हैं, मैथ्स लेना चाहते हैं, या फिर अन्य कोई विषय लेना चाहते हैं, तो वो होता है विकल्प। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसका जो सही उत्तर बनेगा, यानी विलोम तो पूछा है हमें, विलोम क्या है? वैकल्पिक। आपके पास में विकल्प है तो वो वैकल्प। अपरिहार्य, अपरिहार्य का अर्थ तो यह नहीं होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है जिसे टाला नहीं जा सकता। अपरिहार्य का अर्थ क्या होता है? जिसे टाला नहीं जा सकता। और महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण का मतलब तो महत्वपूर्ण और ये जरूरी और ये तो बिल्कुल ही निरर्थक बातें हैं, इसलिए इसका तो आप आराम से इसका आंसर निकाल भी सकते हैं। चलिए, तो इसका सही उत्तर आपने ढूंढ लिया है, ऑप्शन ए, विकल्प ए इसका सही जवाब है। और क्या है? वैकल्पिक। अनिवार्य का विलोम शब्द वैकल्पिक। अगला सवाल आपसे मुलाकात करने के लिए तैयार है, देखिएगा। काठ का उल्लू मुहावरे का भावार्थ। भावार्थ, भाव समझिए साहब, भाव सहित अर्थ बताइए। तो काठ का उल्लू होना, कई गांव में कहते हैं ये तो काठ का उल्लू हो गया, किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं मानता है। काठ का उल्लू, मूर्ख आदमी है, कितना ही समझा दो नहीं समझ में आती इसे, ये तो काठ का उल्लू है। सुने, निर्जीव ना, वास्तव में वो काठ के उल्लू की बात थोड़ी हो रही है, वास्तव में फिर तो मुहावरा बताने की क्या जरूरत थी, वो तो सीधी सीधी बात है। तो निर्जीव कोई वस्तु की बात नहीं है। इसका सही उत्तर है महामूर्ख। एक तो होता है मूर्ख और एक होता है महामूर्ख। एक तो होता है किसी कोई बात सुनता नहीं, समझता नहीं, और थोड़ा बहुत समझाओ उसे तो समझ जाता, तो उसे तो बोलते हैं मूर्ख। और एक जिसे कोई भी बात समझ में नहीं है, ऐसे आदमी को बोलते हैं महामूर्ख। इसे तो कुछ भी कह दो, कुछ भी समझा दो, इससे समझ से परे है, तो उसे बोलते हैं महामूर्ख। तो ये काठ का उल्लू वही है, और नकारात्मक नहीं, सकारात्मक इसका विलोम शब्द होता है, बुद्धिमान भी नहीं। तो यह है इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए दोस्तों, अगला सवाल ये रहा, देखिएगा। सवाल बहुत प्यारा है। क्या सवाल है सर? राहुल को बीकानेरी भुजिया पसंद है, वाक्य में विशेषण बताइए। राहुल क्रिया, ये संज्ञा, राहुल एक संज्ञा है, और को कारक चिन्ह है यानी परसर्ग है। यह यहाँ पर बीकानेर तो अपने आप में संज्ञा है दोस्तों, लेकिन बीकानेरी भुजिया आया है तो भुजिया तो हो गई इसमें संज्ञा, और बीकानेरी हो गया इसमें विशेषण। ये विशेषण है, ये क्या है दोस्तों? विशेषण है। लेकिन पूछा क्या गया है कि विशेषण कौन सा है, यही पूछा गया, सिंपल बात है। राहुल संज्ञा, पसंद होना या ना होना ये संज्ञा है, और बीकानेरी ये विशेषण है, और ये भुजिया संज्ञा है। इसका सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। मेरे अंदाज से दोस्तों मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए ये देखो। वह घर से बाहर आया, वाक्य में कारक पहचानिए।
घर से। तो आपको परसक दिख रहा है, से है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये से जो होता है ना दोस्तों, ये से दो कारकों का होता है, एक तो करण का, किसका, करण का, और एक होता है अपादान का। अपादान का, करण का वहां काम में आता है जहां के द्वारा की बात हो, के द्वारा, जैसे कलम के द्वारा लिखा जा रहा है, पेन से लिखते हैं, तो ये से के द्वारा, ये सुनो, पेन से लिखते हैं, चम्मच से खाते हैं, तो से के द्वारा खा रहे हैं। बस से जयपुर गए, तो बस से गए ना आप जयपुर, तो ये तो साधन हो गया ना, तो ये तो होता है साधन या के द्वारा। और यहाँ होता है से अलग होना, से अलग होना, या होने के भाव में ये से जब आए, से अलग होने के भाव में आए। देखो ये अलग होने के भाव, वह घर से, घर को साधन थोड़ी बनाया है, घर से तो निकल गया, घर से तो अलग हो गया, बाहर हो गया, इसलिए इसका सही उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन बी, अपादान कारक। कौन सा है, अपादान कारक। संप्रदान का जो चिन्ह होता है वो होता है दोस्तों के लिए, के लिए। और यदि आप अधिकरण में जाएंगे तो अधिकरण में या तो आएगा में या आएगा पर, यह आधार के रूप में प्रयुक्त होता है। और संबंध में आप जानते ही हैं, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो ये का क्या है, संबंध है। तो इसके जो परसक होते हैं वो का, के, की, रा, रे, री, मा, में, मी, ये सुनो, तो ध्यान रहे इसका सही जवाब ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, देखें, गांठ बांधना मुहावरे का सही अर्थ। मुहावरा है, मुहावरा और लोकोक्ति में थोड़ा सा अंतर भी होता है। अब गांठ बांधना गांव में खूब सुना होगा, आप गांव से बिलोंग करते होंगे, कई विद्यार्थी, कई मेरे साथी हैं जो एकदम शहर से बिलोंग करते हैं। बता दूं उनको कि गांव में इस शब्द को, इस वाक्य को, इस मुहावरे को बहुत बार प्रयोगित किया जाता है कि मेरी बात को गांठ बांध लो। गांठ बांधने का मतलब हुआ याद रख लो, और हमेशा याद रखना, गांठ बांध के रखना। गांठ बांध के रखने का मतलब होता है हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मिल जाए तो वही कर दो आप, मित्रता गहरी करना नहीं, गांठ को जोड़ करके कोई मित्रता नहीं, नज़दीकी बढ़ाना नहीं जी। गांठ बांधने का मतलब होता है याद करना। क्या होता है दोस्तों, याद करना, और दुश्मनी हो जाना ये भी नहीं है। क्लियर है, तो इसका सही जो जवाब बनेगा दोस्तों वो बनेगा ऑप्शन सी, याद करना। ठीक है बात, ओके। और ये गांठ बांधने के साथ ही मेरी बात आप गांठ बांध लो, मैं आपको पूरी हिंदी व्याकरण, पूरी नहीं पूरा हिंदी व्याकरण, क्योंकि व्याकरण शब्द कैसा है, पुल्लिंग है दोस्तों, यहाँ भी हम एक बात सीख गए हैं। तो संपूर्ण हिंदी व्याकरण पर हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमारी कक्षाएं देखने के लिए आप यहीं जुड़े रहें, आप भरोसा रखिए, आप हिंदी में माहिर बनने वाले हैं। हिंदी बहुत अच्छा विषय है, हिंदी पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है। इस भाषा को पढ़ने में और इसे जीने में बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। और भ्राताओं, आप भाइयों और बहनों, आप सब लोग जो हैं, आप इसी चैनल को लगातार सपोर्ट करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली कक्षा में कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।